नमस्कार, मेरा नाम विजय मंत्री है और आज हमारे साथ जुड़े हैं व्हाइट ओक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनको कभी रिसेंटली म्यूचुअल फंड लाइसेंस मिला है। उनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर रमेश मंत्री। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि व्हाइट ओक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अराउंड 45,000 करोड़ की इक्विटी एसेट मैनेज करते हैं और रमेश जी उस टीम के बड़े की पार्ट थे। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक यू सी दैट टॉपिक बीइंग डिस्कस इन मीडिया रेगुलरली, कि व्हाई इंडिया कंटिन्यू टू गेट हाई प्रीमियम कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट। आप ब्राज़ील को देखिए, रशिया को देखिए, चाइना को देखिए, मैक्सिको, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ कोरिया, आप सारी कंट्रीज़ को देखिए, को मालूम पड़ेगा कि इंडिया को हमेशा ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, वैल्यूएशन प्रीमियम। तो हम रमेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिया को ज़्यादा प्रीमियम कितना मिलता है, क्यों मिलता है, इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वेलकम रमेश जी। थैंक यू विजय जी। तो पहले ये बताएं कि इंडिया को व्हाई इंडिया और व्हाट काइंड ऑफ हायर प्रीमियम इंडिया गेट एंड फ्रॉम व्हाट मैट्रिक वी शुड जज इट, पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप टू जीडीपी, डिविडेंड यील्ड, from which angle we should see कि इंडिया is getting excess premium आपके हिसाब से? जैसे इंडिया का पिछले यदि लॉन्ग टर्म में देखें तो हमेशा इमर्जिंग मार्केट से प्रीमियम पे ट्रेड किया है एंड ये प्रीमियम अभी 70 से 80% है इंडियन मार्केट का ऑन प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, और प्राइस टू बुक पे मल्टीपल पे देखिए थोड़ा प्रीमियम कम है, फिर भी प्रीमियम है एंड ये कंसिस्टेंटली रहा है ओवर लॉन्ग टर्म। एंड ऑफन लोग सोचते हैं कि इंडिया ओवर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ ये प्रीमियम के कारण, बट देर आर बहुत अच्छे रीजंस है कि वाई इंडिया ऑट टू ट्रेड एट अ प्रीमियम टू ऑल अदर मार्केट्स, एंड उसका हम विस्तार से बात करेंगे। सो यू आर सेइंग कि इंडिया गेट 70 to 80% हायर प्रीमियम, इट मीन इंडिया कंसिस्टेंटली इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट by 70 to 80%, but it remained like that. It is not that it became expensive and it dropped. So it is not liquidity driven expensiveness और इंडिया फैंसी हो गया इसलिए काफ़ी पैसा आ रहा है इसलिए इंडिया एक्सपेंसिव हो गया। आप बोल रहे हैं कि ट्रेंड ही एक्सपेंसिव है इंडिया का, इंडिया प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है। और सो विजय जी, ये सही है कि इंडिया का प्रीमियम चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बट ये प्रीमियम कंसिस्टेंटली रहा है ओवर लॉन्ग टर्म। यदि हम 20 साल का देखें, एंड जस्ट बिकॉज कोई चीज़ प्रीमियम होता है तो एक्सपेंसिव नहीं होता है। यदि चीज़ एसेट अच्छा होता है तो उसकी हाई प्राइस जस्टिफाइड होती है। तो आप बोल रहे हैं कि 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं है, 20 साल से प्रीमियम के अंदर है। तो 20 साल प्रीमियम है, इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होंगे, रीजंस होंगे। हमको जहाँ तक बताया गया है कि मार्केट ट्रैक कॉर्पोरेट अर्निंग, अगर कंपनी के मुनाफे बढ़ रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, और फ्रॉम वेयर द कॉर्पोरेट अर्निंग कम्स, कॉर्पोरेट अर्निंग जनरली इन्वेरिएबली कम इन द लॉन्ग टर्म फ्रॉम जीडीपी एक्सपांशन। अगर जीडीपी बढ़ा तो आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया का जीडीपी पिछले 20-30 सालों का ऑन एवरेज 6 to 7% के आसपास रहा है। चाइना हैज डन मच बेटर देन इंडिया, बट स्टिल इंडियन इक्विटी मार्केट डिलीवर्ड बेटर रिटर्न देन चाइना। तो क्या रीजन है इसके, आप बता सकते हैं इनके? हाँ, लोग अक्सर बोलते हैं कि इंडिया एक्सपेंसिव ट्रेड करता है क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट से। ये ट्रू है एंड ये शायद कुछ कारण है प्रीमियम के कारण, बट जैसे आपने कहा कि पिछले 20 साल में चाइना 9% कंपाउंडेड ग्रो किया है जीडीपी, रियल जीडीपी, इंडिया 7% किया है। तो चाइना का डिस्पाइट बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण भी उनके रिटर्न्स, इक्विटी रिटर्न्स कम आए हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करता है कि प्रीमियम इंडिया को क्यों डिजर्व करता है। इसका मतलब कोई दूसरे और कारण है जो मैटर करते हैं। और हमने एक्सपीरियंस से देखा है बहुत बार कि कोई भी कंट्री या सेक्टर के अंदर में जस्ट बिकॉज कोई कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग होती है, इसका मतलब नहीं होता है उसका हाईएस्ट मल्टीपल होता है, राइट? मल्टीपल बहुत सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है। उसमें 2 इंपॉर्टेंट मल्टीपल फैक्टर्स है। एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कंपनी का, दूसरा एसेट क्वालिटी क्या है। जैसे आप सब जानते हैं कि एफएमसीजी कंपनी में ग्रोथ लो होता है तब भी मल्टीपल बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में भी ट्रू है, ग्लोबली भी ट्रू है, क्योंकि वो
वहाँ पे वो सस्टेनेबल एसेट क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो बहुत सस्टेनेबल है। वैसे यदि कोई कमोडिटी कंपनी होती है, अर्निंग्स ज़्यादा होती है पर भी मल्टीपल लो होता है, क्योंकि वो एसेट क्वालिटी इतनी कंपेरेबल नहीं होती है कंज्यूमर कंपनी की। एंड कभी कभी एक सेक्टर में भी दो कंपनियां होती है, बहुत डिफरेंट मल्टीपल होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी दो कंपनियों में बहुत अलग होता है। हम इन्वेस्टर्स, हमें क्या मिलता है, कोई भी कंट्री है उसका मार्केट कैप रिप्रेजेंट करता है सारी लिस्टेड कंपनीज का वैल्यूएशन। टोटल मार्केट, इंडिविजुअल कंपनी का मार्केट कैप ऐड करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप होता है। एंड एक कंपनी का मार्केट कैप रिप्रेजेंट करता है उसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो जब यदि हमारे कैश और एज इक्विटी इन्वेस्टर हमें क्या मिलता है, यदि हमारा कुछ कंपनी में शेयर है तो हमको उसके प्रोपोर्शनेट कैश फ्लोज मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। पर जहां पे ये कैश फ्लोज कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही नहीं है, वहां पे आपको ये कैश फ्लोज नहीं मिलने वाले। आपकी जितनी भागीदारी है कंपनी में, हिस्सेदारी है, उतनी आपका कैश फ्लो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कंट्रोलिंग शेयर होल्डर वो कैश फ्लो यूज करने वाला है अपने पर्पस के लिए, टू द डेट्रीमेंट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर। तो आप बोल रहे हैं कि जिस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है उसका जो कैश फ्लो है उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन या हमारा हिस्सा प्रेडिक्टेबल है। yes. वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। हाँ. लेकिन आपने एक नोट निकाला है, उसमें आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी से उठा के एक कंट्री स्पेसिफिक बात की है, और आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की। और इंटरेस्टिंगली 75th ईयर है इंडिया का इंडिपेंडेंस का, तो आपने इंडिया के सॉफ्ट पावर के बारे में बात की। था आपने कहा कि जीडीपी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, हायर सेल्स ग्रोथ, ये अपनी जगह ठीक है, बट उससे भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि प्रेडिक्टेबिलिटी की आपके राइट्स क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि सॉफ्ट पावर इंडिया का क्यों डिफरेंट है अदर कंट्री से, और आपके हिसाब से वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया को हायर पी मल्टीपल मिलता है। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सॉफ्ट पावर क्या है। हाँ, तो विजय जी, जैसे कोई कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक होता है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को अपना शेयर नहीं मिलेगा, और अनसर्टेनिटी भी हो जाती है कि कितना शेयर मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। इसलिए जो कंपनी में जितना वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है उतने ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड करती है, बिल्कुल, वर्सेस द सेक्टर, वर्सेस द बेटर रन कंपनी। तो ये सेम आइडिया ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम कंट्री लेवल पे भी लगा सकते हैं। ये मुझे लगता है व्हाइट ओक की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने कंट्री लेवल का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बात किया। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, क्योंकि अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लॉन्ग टर्म में एक्सपीरियंस भी करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी राइट्स। कि जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि आपकी राइट्स प्रोटेक्टेड एज अ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, वैसे कंट्री में इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी राइट्स। तो जहां पे आपकी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स है, राइट, जैसे नॉर्मल डेमोक्रेसीज के अंदर में, वहां पे कोई आपकी प्रॉपर्टी राइट ले नहीं सकता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। और यदि वो गवर्नमेंट कुछ करती है आपके खिलाफ तो यू हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट्स। यू कैन गो टू द कोर्ट एंड एक्सपेक्ट अ फेयर जजमेंट, फेयर प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी राइट्स। एंड हाउ आर दिस प्रॉपर्टी राइट्स आती कैसी है? ये आती है जब कंट्री के पास में वेल फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे जुडिशरी है, सेंट्रल बैंक है, इलेक्शन कमीशन है, एंड बिटवीन द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तब ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस कीप अ चेक ऑन ईच अदर। यदि एग्जीक्यूटिव आपकी प्रॉपर्टी राइट को वायलेट करता है तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, एंड इवन लेजिस्लेचर बैलेंस करता है एग्जीक्यूटिव के पावर को बाय चेंजिंग द लॉस। So the balance of these 3 institutions allow and create very strong property rights. And this is the soft power. Actually, when you talk about infrastructure of a country, एक hard infrastructure होता है, जो सड़कें हो गई, ब्रिज हो गया, ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हाँ, ये अक्सर 5 साल 10 साल में बन जाता है, बन सकता है, आराम से बन सकता है। हमने इंडिया में देखा है, यदि आप 2003 जब क्वाड्रिलेटरल पे काम चालू हुआ था, 2003-4 तक हमारी कंट्री में बहुत कम अच्छी रोड्स थी। बिल्कुल ठीक बात है। एंड 10 साल बाद में जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हुआ तो बहुत अच्छी रोड्स आ गई है। आज हम बॉम्बे और दिल्ली के बीच में वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। सो टुडे आवर रोड्स व्हेन दिस एक्सप्रेसवे विल कंप्लीटेड विल बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवेज इन द वर्ल्ड। तो एज ए कंट्री 5-10 साल में यदि पॉलिटिकल विल होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, बट एक जनरेशन को एजुकेट करने में 25 साल लग जाते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं,
independent central government, judiciary, election commission. And central bank as well. Yes, central bank. Yeah. इनको अक्सर मल्टीपल जनरेशंस लग जाते हैं. तो अक्सर हम जब बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, ईस्ट एशिया में जाते हैं, तो देखते हैं कि रोड्स बहुत अच्छी है, बहुत मल्टीपल लेवल्स ऑफ लाइफ, बढ़िया होटल्स हैं, एकदम एयरपोर्ट जबरदस्त है. तो हमें लगता है कि ये तो लग्जरी है. हाँ. वो आज हमारे पास जो एयरपोर्ट है बॉम्बे और दिल्ली बहुत का, अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास. हमने भी बना दिए एयरपोर्ट, हमने बना दिए और बहुत सालों पहले बन गए हैं, बिल्कुल ठीक, बहुत सालों से ऑपरेटिंग है. बट वो जब हमारी कंट्री का सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि आज कोई भी पर्सन गवर्नमेंट को सू कर सकता है, किसी और को कोर्ट में लेके जा सकता है, इवन गवर्नमेंट को कोर्ट पे लेके जा सकता है अपनी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इन कंट्रीज में आप सोच भी नहीं सकते हैं. इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इवन फॉरेन कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट को सू कर सकते हैं कोर्ट में जब उन्हें लगता है उनकी राइट्स. कोई ऐसा है उदाहरण अपने पास? जैसे आप ये वोडाफोन का टैक्स इश्यू देखिए, वे गवर्नमेंट ने वोडाफोन पे टैक्स की डिमांड रखी, वोडाफोन ने केसेस लड़े, इवन इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में जजमेंट दिया है. एंड बहुत फ्यू कंट्रीज है इमर्जिंग मार्केट्स में, वी कैन एक्सपेक्ट द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री will pass a very large judgment against the government. And that is important part. But the more important part is उसके जजमेंट, नेगेटिव जजमेंट के बाद में वोडाफोन यहाँ पे इंडिया में बिजनेस कर रही है. तो कोई विच हंटिंग नहीं उनके खिलाफ. हाँ, बिकॉज ये हमारी एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस है कि डेमोक्रेसी का एक फीचर है कि दिस इज डीपली बिल्ट इनटू आवर सिस्टम, कि मतलब जो सेपरेशन ऑफ पावर, जो इंडिपेंडेंस है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, बट ऑपरेशन में भी है. कभी कभी क्या कुछ आइडिया कागज पे हो जाती है, बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती. आप इंडिया के अराउंड बहुत सारी कंट्रीज को देखें, कुछ कुछ कंट्रीज पेपर पे डेमोक्रेसी है, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस. वो इंडिया में ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होता है, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट. आज भी हमारा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अ वे टू गो to become equivalent to our peers in emerging markets. But यदि आज हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो एक्चुअली मेनी रेस्पेक्ट्स इट इज कंपेरेबल टू द मोस्ट डेवलप्ड वेस्टर्न इकोनॉमीज. आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है, और वैसे भी 75th आज़ादी का महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और ये डेफिनेटली इज अ सैल्यूट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर, आवर फ्रीडम फाइटर, अपने जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है. आज हम कितना भी इनके बारे में बोले, बट आई थिंक वन थिंग इज वेरी क्लियर कि एक हमने रूल ऑफ लॉ इंडिया में रखा है. इट इज नॉट द बेस्ट फंक्शनिंग परहैप्स, बट स्टिल इट इज वेरी वेल फंक्शनिंग, मतलब ये हम कह सकते हैं, और इसका प्रीमियम हम लोगों को मिलता है बाजार में. That is what you are clearly saying. एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्या होता है कि डेमोक्रेसी में, वहां जहां ओपन सोसाइटी होती है, रोज आपके न्यूज़पेपर और चैनल बैड न्यूज कैरी करते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखते हैं. There is so much transparency in the economy, whether something like even right to information or PIL. There is tremendous accountability is forced by the media. Even if we seen COVID time, मतलब जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, तो कितना, और उसकी वजह से गवर्नमेंट has acted much faster. Yes. मतलब आज आप प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली ट्वीट कर सकते हो. मतलब इतना ओपननेस है हमारी सोसाइटी के अंदर में. इमेजिन आप दूसरी कंट्री में बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स में सोच नहीं सकते हैं. बहुत सारी ऑटोक्रेसीज में ना बैड न्यूज को बरी कर दिया जाता है. तो जब हम बहुत सारी डेमोक्रेसी में, जैसे आप यूएस की न्यूज सुनेंगे, यूके की न्यूज सुनेंगे, इंडिया की न्यूज सुनेंगे, हम हमेशा बैड न्यूज सुनते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है. बाकी जगह आता ही नहीं बैड न्यूज, क्योंकि तो न्यूज आउट ही नहीं किया जाता. हाँ, वो बरी कर दिया जाता है. हाँ, उसको मतलब, सो दैट इज व्हाई द बैड न्यूज दैट यू सी इज एक्चुअली द रेजिलियंस ऑफ आवर सिस्टम, कि हम गलतियां करेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद भी मतलब चलता रहता है. ऐसा नहीं कि मतलब आपने किसी को कुछ बोल दिया उसके बाद आपके खिलाफ विच हंटिंग होगी. बाय एंड लार्ज इंडिया में हमने देखा नहीं होता है. तो आपके हिसाब ये सेपरेशन जो पावर है बिटवीन, की एक आदमी के हाथ में सब कुछ नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में सब कुछ नहीं है. देयर सेंट्रल बैंक, देयर इलेक्शन कमीशन, देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर है. सो अगर आप इसको बेंचमार्क करें सेपरेशन पावर को, इंडिया वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट, तो इंडिया को आप कहाँ देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर? जैसे देयर इज अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड बीटीआई, उन्होंने रैंकिंग किया सेपरेशन ऑफ पावर. वी आर अमंग द टॉप 2 इन द इमर्जिंग मार्केट्स अक्रॉस ऑल मेजर इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट्स. एंड in fact some of the very large economies in the emerging markets are actually at the bottom. So like where does China, Saudi Arabia, all these countries stand in? So China and Saudi Arabia obviously are at the bottom of this ranking. So they have a better hard infrastructure,
but in soft infrastructure they are not scoring well. Yes, that is true. As per the BTI, ranking. That's very good. That's very interesting too. एक आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और कही है कि अगर हम इंडिया का पिछला 70-75 साल का हिस्ट्री देखें तो 3-4 बड़ी चीजें हैं. एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मतलब ये कि पावर ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है, ट्रांसफर बहुत जल्दी होता है, पॉलिटिकल कू नहीं हुआ है. सेकंड, आपने कहा कि डेट क्राइसिस इंडिया में नहीं हुई है. और थर्ड, आपने बोला कि यहाँ पे सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं हुए हैं. तो थोड़ा आप इनको एलेबोरेट करेंगे कि बाकी कंट्रीज में कहाँ हुआ और व्हाटएवर इट इज जो आपको ठीक लगे. सो इमर्जिंग मार्केट्स, बहुत सारे मेजर इमर्जिंग मार्केट्स में ये आइदर वो एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी है तो वहाँ पे तो मतलब कूप हो ही नहीं सकता है, या इंटरनल कूप ही होता है, राइट. अदरवाइज बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट में पॉलिटिकल कूप्स हुए हैं. There is lack of political stability. If you look at countries around India also, all of them have faced coup and political instability at different points of time, right? India ने कभी बहुत सारी emerging markets ने currency crisis हुई है, acute currency crisis हुई है, इंडिया में कभी नहीं हुई है. हमने कभी अपनी sovereign debt पे default नहीं किया है. And this is one of the benefits of this democratic system कि हम गलतियां सुधार देते हैं. गलतियां वो ओपन में आती है. द गुड पार्ट इज व्हेन कोविड, जैसे आपने कोविड का एग्जांपल दिया, जब प्रॉब्लम्स हो रहे थे, एवरीथिंग वाज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, पीपल वर पॉइंटिंग आउट प्रॉब्लम्स कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ये प्रॉब्लम्स है, एंड द गवर्नमेंट देन इज एबल टू रिस्पॉन्ड. तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. देन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, फिर द बिजनेस, the citizens give feedback on the policy and the policies are changed. So there is a consultation in the media, in the open, about policies, and steps are taken. So that is why this balance of power is ensured. And I would say nobody has doubted the path of commitments made by a previous government. When a new government gets elected, after every election there's smooth transmission of power. Nobody doubts in India whether the prime minister, if doesn't get re-elected, will hand over power to the next prime minister or not. Completely smoothly and gracefully, right? And then everybody honors the commitment that as a country has made by whichever political party. So that is the inherent strength of India, and that is reduces the risk premium of India, because investors ने 75 years से देखा है, जो बहुत कम countries में देखा है. And that is also one of the big reasons. क्या है ना कि रिस्क रिड्यूस हो जाता है तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है. सो लॉन्ग टर्म रिस्क प्रीमियम इंडिया का लोअर हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द बिग रीजंस व्हाई वैल्यूएशंस ऑफ इंडियन मार्केट इज हाई. सर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है, और मुझे लगता नहीं कि आज तक किसी भी इंस्टीट्यूशंस ने या किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट ने ये बात कही कि सॉफ्ट पावर के बेनिफिट क्या है. कभी कि हमको लगता है कि जो इंडिया में एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, कुछ लोग इसको फंक्शनल एनार्की बोलते हैं, यार यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ इतना रायता फैला हुआ है, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं. लेकिन एक्चुअली ये इन ए वे समटाइम बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है कि ये एक मेल्टिंग पॉट है जिसमें आपको सब दिखता रहता है. तो जो एक ट्रेमेंडस ट्रांसपेरेंसी, बाय द वे जो हमारे यहाँ है वो सेम यूएस में आपको दिखता है, यूके में दिखता है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में दिखता है कि मीडिया टॉक्स अबाउट, एंड दैट इज व्हाई बिकॉज वी पॉइंट आउट कॉन्स्टेंटली द प्रॉब्लम्स, न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया ऑलवेज कैरी द बैड न्यूज़. तो हमें लगता है सब कुछ ही गलत हो रहा है, राइट? क्योंकि हमारा माइंड बैड न्यूज़ को अक्सर जल्दी फोकस करता है. बट दैट इज द स्ट्रेंथ कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म टू करेक्ट थिंग्स. दिस इज अ फीडबैक मैकेनिज्म टू कॉन्स्टेंटली टेल अस कि गवर्नमेंट को फीडबैक मिलती है, सिस्टम को फीडबैक मिलती है कि आपकी ये पॉलिसी सही नहीं है, इसमें ये सुझाव है कि आप इसको ठीक करिए. सो दैट इज एक्चुअली द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ सिस्टम. इमेजिन करिए आप सिस्टम है जहां पे कुछ कर रहे हो, आप किसी के सुनते नहीं हो, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आप गलत है, तो आप सालों तक गलत रह सकते हो, और फिर वो डिजास्टर होता है क्योंकि वो गलतियां बिल्डअप हो जाती है. तो आपने सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया प्रीमियम के बारे में बात की. नाउ कम टू द मार्केट कंपोजिशन. वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग यू गाइस स्पोक अबाउट इट, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का मार्केट में डोमिनेंस या लैक ऑफ डोमिनेंस, मतलब पीएसयू जिसको हम बोलते हैं, वो कितना बड़ा है इंडिया में और क्या उसका सिग्निफिकेंस है, थोड़ा उसके बारे में आप एक्सप्लेन करें. तो जैसे क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने ऑब्जर्व किया है कि पीएसयू कंपनीज प्राइवेट कंपनी के मार्केट पे काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं. काफ़ी बहुत बड़ा डिस्काउंट रहता है, एंड उसके भी वैलिड रीजंस है कि PSU companies are not always
exist to achieve, work in the benefit of minority investor. Shareholder value creation is not the primary objective of a PSU. The PSUs exist to achieve the social and political objectives, right? Which may be sometimes not in sync with the minority investors. And that is why there is a large discount to that. And even if the PSU has large access to assets, in the future, because of ad hoc changes in government priorities, that resources may not be available to the benefit of minority shareholders. And that is not a phenomena, JJ, in India. ये दुनिया में हर जगह है. हमने ऑब्जर्व किया है वैसे, वेदर चाइना में, रशिया में, मिडल ईस्ट में, अदर इमर्जिंग मार्केट्स में, इंडिया में, कि PSUs लार्ज डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं एंड ये सेम प्रॉब्लम्स इमर्ज होते हैं. यदि हम इमर्जिंग मार्केट्स को देखते हैं तो एवरेज 19% इमर्जिंग मार्केट का मार्केट कैप PSU से आता है. चाइना का बहुत ज़्यादा आता है, रशिया का तो और भी ज़्यादा आता है. इंडिया का सिर्फ 6% मार्केट कैप PSU से आता है. सो दिस कुड बी द वन रीजन कि PSU ऑलरेडी डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं. हाँ. और उसके अंदर इंडिया में खाली 6% है, इमर्जिंग मार्केट में 19% है. दो बड़ी इमर्जिंग कंट्री है चाइना और रशिया, उसके अंदर स्टेट ओन एंटरप्राइजेज स्टॉक PSU का मार्केट शेयर ज़्यादा है और ऑटोमेटिकली लो PE मल्टीपल पे ट्रेड करेंगे तो नेचुरली इंडिया वुड ट्रेड एट हायर PE मल्टीपल. यस, क्योंकि हमारा तो इमर्जिंग मार्केट का 1/3 एवरेज है, 19 वर्सेस 6. तो हमारे पास वो लो मल्टीपल वाले स्टॉक हमारे इंडेक्स में है ही नहीं. ठीक. तो ऑटोमेटिकली बाकी स्टॉक के तो वैसे ही प्राइवेट कंपनी है जिनके वैल्यूएशन मल्टीपल ज्यादा होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स का वैल्यूएशन ज्यादा दिखता है. चाइना में नंबर काफी ज्यादा है, रशिया में तो और भी ज्यादा है. तो जब उनका इंडेक्स का कॉम्पोजिशन ही अलग है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, तो मैथमेटिकली ही उनके वैल्यूएशन कम हो जाते हैं और इंडिया का ज्यादा रहेगा. तो गलती लोग क्या करते हैं, इंडिया के इंडेक्स को चाइना से कंपेयर करते हैं या बाकी इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करते हैं, पर वहां तो एसेट्स ही अलग है. हाँ, ठीक बात है. ये कंपैरिजन एक्चुअली सेम इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल वर्सेस ऑरेंज और समथिंग एल्स. नो, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि ट्राइंग टू कंपेयर 24 कैरेट गोल्ड विद 16 कैरेट गोल्ड, तो कंपैरिजन नहीं है. ठीक बात. उसके अलावा आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कंपोजिशन ऑफ मार्केट की. एक तो ये हो गया कि ओनरशिप वाइज कंपोजिशन, दूसरा हो गया कंपोजिशन ऑफ मार्केट. और आपका जो नोट है वो बोलता है कि इंडिया इज मच मोर हेट्रोजीनियस मार्केट. इसका मतलब है कि इंडिया में जो सेक्टर्स है वो बहुत डिवर्सिफाइड सेक्टर है, बहुत 15-20 डोमिनेट सेक्टर है. एक सेक्टर का डोमिनेंस नहीं है और एक कंपनी का डोमिनेंस नहीं है इंडियन कैपिटल मार्केट में. तो कैन यू एलेबोरेट लिटिल बिट ऑन फर्दर ऑन दिस एंड हाउ डज दिस कंपेयर विद कंट्रीज लाइक ताइवान और साउथ कोरिया और रशिया और व्हाटएवर? विजय जी, सब क्या है ना कि जैसे हम इंडिया का मार्केट देखते हैं तो वर्ल्ड फ्रॉम सबसे हेट्रोजीनियस मार्केट है, वेदर इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स और द नंबर ऑफ कंपनीज. एंड किसी भी सिंगल सेक्टर या कंपनी या ग्रुप पे मार्केट का डिपेंडेंस नहीं है. वैसे यदि हम सारे मेजर इमर्जिंग मार्केट्स को कंपेयर करें, जैसे ताइवान है, 69% टेक हार्डवेयर से आता है. वाह. 37% तो सिंगल एक कंपनी का मार्केट शेयर है इंडेक्स, TSMC, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी. यदि हम कोरिया देखते हैं, साउथ कोरिया, 41% इंडेक्स टेक्नोलॉजी से आता है, लार्जली हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर. 39% इंडेक्स का वेट आता है सैमसंग ग्रुप कंपनी से. ओह. रशिया देखते हैं तो यदि हम एनर्जी और मटेरियल्स कमोडिटीज को ऐड करते हैं तो 60% इंडेक्स वहां से आता है. इंडिया में कोई भी सिंगल सेक्टर पे बड़ा डिपेंडेंस नहीं है. इनफैक्ट द लार्जेस्ट सेक्टर है फाइनेंशियल्स. एशिया की, इनफैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स की बेस्ट बैंक्स इंडिया से आती है. like HDFC Bank has been consistently rated as the best bank in Asia for many years. So within our best sector with the highest weight, we have the best companies in the emerging markets. So हमारा जो डिपेंडेंस है ना एक सिंगल सेक्टर पे है ना सिंगल कंपनी पे है. कंपनी लेवल भी बहुत वैरायटी है इंडिया में. हमने एक क्वांटिटेटिव टूल है हरफिंदाल इंडेक्स which measures कि कोई भी इंडस्ट्री में मार्केट पावर कंसंट्रेशन कितना आता है. ये हमने सेम एनालिसिस सारी कंट्रीज पे की है, मेजर इमर्जिंग मार्केट्स पे. इंडिया का हरफिंडाल इंडेक्स सबसे लोएस्ट है, विच मीन्स इंडिया का लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपनीज और इंडस्ट्री सेक्टर है. बिकॉज ऑफ दिस द फॉर्च्यून्स ऑफ दीज countries are dependent on sometimes a single sector or a single
कंपनी कुछ इंडिया में नहीं है, बहुत वैरायटी है. नंबर 2, some of these major industries and sectors are also deeply cyclical. जैसे टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, वेदर ताइवान में है या साउथ कोरिया में है, ग्लोबली बहुत डीपली सिक्लिकल है. कमोडिटीज जो रशिया में है वो डीपली सिक्लिकल है. इंडिया में इन सब डीपली सिक्लिकल सेक्टर का वेट बहुत कम है. जो हमारा आईटी है वो सॉफ्टवेयर है. हमारे कंट्री में आईटी हार्डवेयर तो है ही नहीं, एंड वो काफी सेक्युलर है. आईटी मतलब वर्ल्ड, जैसे हमने देखा 2008 में जब वर्ल्ड में डाउनटर्न आया, इंडियन आईटी इंडस्ट्री में इतना तकलीफ नहीं आया था. उनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा चल रहा था. नो, यदि नॉट ओनली आप 2008 देखें, 2015 में इमर्जिंग मार्केट्स में अर्निंग्स की क्राइसिस थी, या पैंडेमिक देखें, अमॉन्ग ऑल द मेजर इमर्जिंग मार्केट्स, राइट, इंडिया में लीस्ट अर्निंग्स इंपैक्ट आया. एंड जो हमने बात की थी साइक्लिसिटी, बेटर एसेट क्वालिटी, वो प्ले आउट हो रही है कि जब बैड टाइम आता है तब एक रेजिलियंस दिखा जाता है सिस्टम का कि आपका हाउ गुड योर कंपनीज आर. अमॉन्ग ऑल मेजर इमर्जिंग मार्केट्स वी हैड द लीस्ट downside to earnings. And this has been a feature of the Indian market. And this also shows the quality of companies we have in India. The businesses that are there in the index are of much better quality than the EM average. And in fact, much better than some of the major EM countries. And that is also one of the reasons why Indian market has a higher multiple. Let me give an example now. If you have a higher weight in, let's say, some of the consumer companies or even the IT services companies, you can't compare those earnings multiple with countries which have a lot of exposure in oil and gas or steel industry. ठीक बात. Because हमेशा oil and steel industry will trade at a much lower valuation than a dominant consumer company or best in class technology services companies. So again जो बात हो रही है कि हमारा जो asset quality है मार्केट का वो बहुत superior है. एंड अक्सर पीपल जब कंपेयर करते हैं इंडाइसेस को कि चाइना का ये मल्टीपल है, ब्राज़ील का ये मल्टीपल, रशिया का, वो एक्चुअली कंपैरिजन बहुत फ्लॉड है. वो एक्चुअली लोग बोलते हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं, हम तो बोलते हैं एप्पल्स एंड लेमन्स को कंपेयर करते हैं. एंड एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट में लेमन को, एक बैड एसेट को लेमन बोला जाता है. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लुक बियॉन्ड हेडलाइन नंबर्स. हेडलाइन नंबर्स है कि इंडिया एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव अगर कोई चीज़ 20 साल से एक्सपेंसिव है तो उसका रीज़न है. ओके, इट इज़ वेरी लेजी एनालिसिस टू जस्ट एक लेंस एक लगा दिया और आपने बोला उससे हम जज करेंगे सब चीज़ को. तो मुझे लगता है आप सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऑफ थिंकिंग पे जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि इंडिया का पी मल्टीपल या वैल्यूएशन हायर क्यों है. आने वाले पीरियड में भी हायर और रहता रहेगा, बिकॉज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ी खूबी है कि ये सीप इन होता है कल्चर में, ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता. तो ये जो वैल्यूएशन मल्टीपल इंडिया को जो प्रीमियम है, आपसे बात करके मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूस बेसिस पे रहेगा और इसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये रिस्क नहीं, एक्चुअली ये रिवार्ड है. सो अल्टीमेटली जैसे कि ग्रोथ इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन. ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है एट ए कंट्री लेवल, जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स है, दे आर एक्चुअली हैव वेरी लार्ज रोल वैल्यूएशन को डिटरमाइन करने में. अक्सर लोग सिर्फ वो ग्रोथ पे फोकस करके रह जाते हैं. वो ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ है विच इज द एसेट क्वालिटी, एंड कि आपको वो कैश फ्लो मिलेंगे नहीं मिलेंगे. जो मार्केट में आज भी इंडियन मार्केट में देखते हैं, जिन कंपनीज का वेरी हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सेम सेक्टर में वो काफी डिफरेंट प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं. बिल्कुल आपने सही बात. और मेरे को बहुत इसमें इंटरेस्टिंग एक इलस्ट्रेशन आता है कि काफी लोग कई बार देखते हैं कि इस कंपनी को ले लो क्योंकि इसके अंदर रियल एस्टेट बहुत ज्यादा है, रियल एस्टेट का वैल्यू मार्केट कैप से भी ज्यादा है, बट आपको वो रियल एस्टेट का मोनेटाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आपको पता नहीं है. That's why these company continue to trade at discount और सालों से डिस्काउंट पे चल रही है. विजय जी आपने बात सही की, and we have seen many such cases where these assets finally the minority investors didn't get proportionate share. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. And that is why many times the discount is highly justified because of these attributes. So thank you very much रमेश जी. और दोस्तों आज हमने देखा है कि इंडिया का प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों है. इंडिया का सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिया में क्वालिटी ऑफ अर्निंग रेजिलियंस है, इंडिया के अंदर कंपोजिशन ऑफ इंडाइसेस बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस कंपनीज,
अक्रॉस ओनरशिप। इंडिया में स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस स्ट्रोक PSU का डोमिनेंस बहुत कम है, तो खाली टॉप लाइन P मल्टीपल नहीं देखें, उसके अंदर क्वालिटी है वो देखें। तो जो आज हमको ये डिस्कशन से पता चला है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू गेट प्रीमियम कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, Vijay ji, for hosting us on the show. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.